नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना, दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। एक तो मैंने कल लिखवा दी थी, देखो, probability of A given B is probability of A intersection B divided by probability of B। ये अपनी डेफिनेशन थी, ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A क्या होगा? पहले तो इसको मतलब समझो क्या ओरली, कि इट इज गिवन दैट A हुआ है, तो क्या चांसेस हैं? A हुआ। भैया ये तो गिवन है A हुआ है, तो A के होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 100%। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1। ठीक है, अब फॉर्मूला सा देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए क्या आ जाएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, कट के क्या आ गया? 1। तो यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए जो है, अभी रुक जाओ, ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए हमेशा 1 होगा। सेकेंड, ये मैंने कल भी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन बी, दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1। ये मैंने क्या बताया था कल, कि बी के होने के बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं, बी के होने के बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, जो मर्जी केस हो जाए, दोनों का सम क्या रहेगा? 1। वही नेगेशन वाला अपना चला गया, या तो होगा या तो नहीं होगा, दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 100%, दैट इज 1 होगा। ठीक है, देन थर्ड, जो यूनियन वाला फॉर्मूला है वो गिवन वाली चीज में भी चलता है। क्या चीज? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी। ठीक है, ए यूनियन बी गिवन सी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। मतलब यूनियन का फॉर्मूला एज इट इज रहा, साथ में गिवन वाली चीज एज इट इज चली, क्योंकि वो बेसिकली अब क्या होगा, जो गिवन सी है, राइट, वो एज ए सैंपल स्पेस एक्ट करेगा, उसके अंदर से सारा का सारा होगा, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा यूनियन वाला, राइट। तो ये तीनों के तीनों याद रखना, नोट कर लो ये। ध्यान से करना।
देखो फर्स्ट वाला क्या है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है। अपने को पहले निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पी ऑफ सी गिवन बी, दैट इज नथिंग बट पी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ, अपने को दोनों दे रखे हैं, सी इंटरसेक्शन बी का दे रखा है 1/4 डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी का दे रखा है 1/3, तो ये 3/4 चला जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, राइट? ये तो इजी था। सेकेंड, पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट सी, ये दे रखा। अब यार यहां पे लगाऊंगा मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो सेट थ्योरी में हमने देखी थी, क्या कि जो ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी होता है वो ए यूनियन बी का टोटल का नॉट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये बन जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट। एंड अब किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी, सो दिस विल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दैट इज 1 माइनस, व्हाट इज पी ऑफ ए, 2/5, what is P of B, 1/3, minus what is P of A intersection B, सॉरी ये C था, यहाँ C आ जाएगा एंड यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो P of C क्या था, 1/2, तो इधर 1/2 आ जाएगा, माइनस P of A intersection C, that is 1/5। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा आंसर जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट, सेकंड ठीक। पार्ट फिर से करवा दो सर। should be P of A not A intersection not C, तो P of not A intersection not C क्या जाएगा, A यूनियन C का टोटल का नॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम। हाँ जी, ठीक है। अब ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C, ये समझे यहां से ये, राइट। अब A यूनियन C का फॉर्मूला लगा दिया, P of A प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन C, राइट। और उनकी तीनों की वैल्यू दे रखी है अब मेरे को, और तीनों की वैल्यू बस पुट कर दी और कुछ नहीं किया, यस ठीक है। यस गुड, आ जाओ। ठीक है। सेकेंड, a black die and a red die are rolled, find the probability of obtaining sum greater than 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपने को निकालनी है प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो ब्लैक डाई जो है उसके ऊपर 5 आया है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9 एंड ब्लैक डाई के ऊपर 5 आया है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ब्लैक डाई के ऊपर 5 आया, राइट। अच्छा, अब ब्लैक डाई के ऊपर 5 आया एंड सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, 5 5 5 6, सिर्फ ये दो केसेस है, ठीक है। ब्लैक डाई के ऊपर क्या आया है, 5। अब रेड डाई के ऊपर तो 6 के 6 केसेस पॉसिबल है, बट उनमें से कितने केसेस है जिनके लिए सम ग्रेटर देन 9 होगा। तो पहले के लिए सम आ जाएगा 6 7 8 9, अपने को 9 से बड़ा चाहिए तो आ जाएगा 5 5 एंड 5 6, तो इधर आ जाएंगे 2 केसेस, तो 2 डिवाइडेड बाय 36 टोटल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो ब्लैक डाई के ऊपर 5 आने के केसेस क्या आ जाएंगे, इधर 6 केसेस, राइट। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो 6 केसेस, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 ये कटा, तो 1/3 इज द आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस गुड गुड, ठीक है। चलो थर्ड, a couple has 2 children, ठीक है। देखो यंगर वन, ठीक है, एल्डर, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, ये 4 केसेस पॉसिबल है,
राइट। अब वो क्या बोल रहा है, कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज if it is known that, given that first case one of the children is a boy, one is a boy, ठीक है। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय का मतलब क्या है कि एक बच्चा जो है वो लड़का है। अब उसमें दोनों बच्चे जो लड़के हैं वो वाला केस आएगा या नहीं आएगा? Yes. मतलब ये वाला केस तो ये वाला केस तो आएगा है ना, बट ये वाला केस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि एक लड़का तो बच्चा है, तो ये केस आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भैया? एक लड़का है एंड दोनों के दोनों लड़के, तो भैया एक ही केस आ रहा है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय वन ऑफ देम इज अ बॉय, यानी कि 3/4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3। ये बन रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन यही बन रहा है, Yes, sir. Yes. ठीक है ना? बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी वही निकालनी है, बोथ आर बॉयज, गिवन दैट, ठीक है, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ओल्डर वन इज अ बॉय। तो प्रोबेबिलिटी अब दोनों के साथ में होने की, ओल्डर इज अ बॉय एंड बोथ आर बॉयज, तो ओल्डर इज अ बॉय एंड बोथ आर बॉयज का एक ही केस है, दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाय ओल्डर इज अ बॉय, तो ओल्डर इज अ बॉय के दो केसेस हैं, तो 2/4, ये कटा, तो 1/2 इज द आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो आ जाओ आगे लिखो, इंडिपेंडेंट थ्योरम, इंडिपेंडेंट थ्योरम। इंडिपेंडेंट थ्योरम नहीं समझ आया? बोल दो, समझ आया? ठीक, ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा केस है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो ए गिवन बी का मतलब क्या होता है कि बी के होने के बाद ए के होने के चांसेस क्या हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई लेना देना नहीं, राइट। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए का होने या ना होने से बी के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ता, बी के होने या ना होने से ए के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए से बी को फर्क नहीं पड़ता, बी से ए को फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीज? ऑनलाइन क्लियर है ये चीज? Yes. राइट। Yes, इंडिपेंडेंट का मतलब, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, नाउ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन बी हो भी जाए तो ए की प्रोबेबिलिटी चेंज करेगी क्या? कर ही नहीं सकती, क्योंकि बी के होने या ना होने से ए को फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये समझे? क्योंकि इसका मतलब क्या है, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम ये बोल रहे हैं कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो बी हो चाहे ना हो,
ए को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ए की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। तो दैट मींस बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंपली ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता बी हुआ है या नहीं हुआ। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ठीक। अब इसका थ्योरम क्या थी हमारी, दैट इज इसकी वैल्यू क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट शुड बी इक्वल टू ये एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारी कंडीशन बन गई फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या कि दो इवेंट्स तब इंडिपेंडेंट होंगे जब उन दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो गया देन यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। Yes. Yes, sir. ये नोट करो, ये नोट करो। चले चले आगे लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिखना, ठीक है? हर कौन को डाउट? पक्का? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिखना, ठीक है? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if A and B are independent events, then if A and B are independent events, then ठीक, first not A and B, second A and not B, third not A and not B. ठीक है ना? चार केसेस हैं ए एंड बी के, ए बी नॉट ए, बी ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी। ठीक है? तो क्या लिखा हमने, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ये तीनों के तीनों केसेस जो हैं ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब नॉट ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा। हमने क्या बोला, अगर ए बी से इंडिपेंडेंट है तो ए जो है वो बी के ना होने से भी इंडिपेंडेंट होगा, ना ए बी के होने से भी इंडिपेंडेंट होगा, ना ए बी के ना होने से भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब चारों के चारों केसेस इंडिपेंडेंट हो गए। तो कहने का मतलब ये है इन ए वे कि ए बी नॉट ए, बी ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, इन चारों केसेस में से अगर मेरे को कोई भी एक इंडिपेंडेंट गिवन है तो बाकी तीनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ये समझ लो, मैं ये लिखवाना चाहता हूं, ये चीज समझ में आई? श्योर? अब इसको प्रूव कर लेते हैं, है ना? तो ध्यान से देखो,
तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट गिवन है अपने को, इस केस में ए एंड बी इंडिपेंडेंट गिवन है, यानी कि दिस इज गिवन बाय द वे, ठीक है। और अपने को फर्स्ट केस क्या करना है, नॉट ए एंड बी इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, यानी कि अपने को प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये अपने को प्रूव करना है। कोई भी दो इवेंट्स जिनको हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना होता है, उन दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दैट वुड बी इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल हो की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ अभी तक? Yes, Yes, sir. sir. राइट। अब ये प्रूव करने के लिए ध्यान से एक चीज चेक करो, मैंने बनाया वेन डायग्राम, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये पार्ट क्या होता है, सिर्फ ये वाला, बी माइनस ए बोलते हैं, बट बी माइनस ए बोलते हैं, बट इंटरसेक्शन यूनियन के केस में क्या बोलते हैं इसको, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये है तो बी का पार्ट, तो जो भी आएगा ये बी के साथ इंटरसेक्शन करके आएगा, बी के साथ कॉमन करके आएगा, किसका, ए का जो नहीं है उसका। तो नॉट ए एंड बी यहां से आया, बात समझे, राइट। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, ए एंड नॉट बी। तो हमें ये वाला केस निकालना है, हाँ या ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हमें ये वाला पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, राइट। तो ये वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी में से इंटरसेक्शन हटा दिया जाए, हाँ या ना। ये वाला जो पार्ट है, बी के अंदर दो पार्ट है, एक ये और एक ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी में से इसको हटा दो, राइट। तो आई कैन राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आया? श्योर? बड़ा सिंपल सा केस चला गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया मेरे को पी ऑफ बी भी मालूम है और ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम है कि उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये बन गया पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ बी कॉमन, 1 माइनस पी ऑफ ए, और 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ नॉट ए। तो पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी दैट कम्स आउट टू बी पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ बी। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सिमिलरली अगर मेरे को ये सेकंड प्रूव करना है, तो दैट इज पी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो पी ऑफ ए एंड नॉट बी क्या जाएगा, दैट इज ये वाला पार्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ए में से इंटरसेक्शन हटाना, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज पी ऑफ ए माइनस, अब इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो दैट वुड बी पी ऑफ ए कॉमन 1 माइनस पी ऑफ बी, तो दैट इज पी ऑफ ए पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट बराबर आ गई, तो ऑब्वियसली ये भी इंडिपेंडेंट, तो ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। नाउ लास्ट, नॉट ए एंड नॉट बी। तो मेरे को क्या प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ये मेरे को प्रूव करना है भैया। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, वेन डायग्राम से भी मैं ये कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो वेन डायग्राम में मेरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ये वाला जो पार्ट है वो है कौन सा। तो ये पार्ट होता है एक्चुअली में ये वाला, ना ए एंड ना बी, ये वो वाला पार्ट है। तो ये बाहर वाला जो पार्ट होता है, तो बाहर वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से समझना। टोटल में से यूनियन हटा दो, हाँ या ना, टोटल में से यूनियन हटा दो, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो 1 में से यूनियन की प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो आई कैन राइट दिस डायरेक्टली एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब उसी चीज को मैथमेटिकली लाने का तरीका ये था, ये डायरेक्टली या तो वेन डायग्राम से करके लिख दो, या तो मैथमेटिकली देखो कैसे। मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, वो आ गया जी। अब यार ए यूनियन बी होगा तो कोई ना कोई एक सेट सी, तो ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी, तो ये तो बना, कोई अलग चीज थोड़ी ना बनी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब यहां पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट ओपन की तो यहां पे माइनस आ गया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस आ गया, और जो ए इंटरसेक्शन बी है ये तो प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों के अंदर से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes. ये तीनों प्रूफ नोट करो ध्यान से, एंड रही है। चलो, तो ये तो थ्योरी हो गई इसकी, ठीक है। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ठीक। लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, अ डाई is rolled twice, event A is, event A, event कैपिटल A है ना, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इवेंट्स को। इवेंट कैपिटल A is odd number on the first throw, odd number on the first throw, and event B odd number on the second throw. Check if A and B are independent. Check if A and B are independent. ठीक, ध्यान से बात समझना। तो क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि एक डाई को 2 बार थ्रो किया, थ्रो 1, थ्रो 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एंड इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब उसने ए इवेंट को क्या डिफाइन किया कि भैया थ्रो 1 के अंदर क्या आया, ऑड, राइट, एंड बी इवेंट डिफाइन किया कि थ्रो 2 के अंदर क्या आया, ऑड, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, थ्रो 1 में ऑड होना चाहिए, तो थ्रो 1 में ऑड का मतलब टोटल 36 केसेस हैं, तो 36 केसेस में से कौन से केसेस है जिनमें थ्रो 1 में ऑड है, तो देखो इधर 1 तो इधर 6 केसेस, इधर 3 तो इधर 6 केसेस, इधर 5 तो इधर 6 केसेस, तो टोटल 18 केसेस आर देयर इन विच आउट ऑफ 36 इन विच फर्स्ट थ्रो के ऊपर क्या है, ऑड नंबर, तो इधर आ जाएगा 18/36, दैट इज हाफ। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज थ्रो 2 के ऊपर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो अब ये जो 3 केसेस इधर लिए थे अब उधर ले लो, तो यानी कि इधर 6 केसेस इधर 1, तो टोटल 6 1 के साथ, तो टोटल 6 केसेस 1 के साथ, टोटल 6 केसेस 3 के साथ, टोटल 6 केसेस 5 के साथ, तो दैट इज 18/36 1/2। अब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकाला, मतलब पहली पे भी ऑड होना चाहिए, दूसरी पे भी ऑड होना चाहिए, यानी कि पहली पे भी 1 3 एंड 5, दूसरी पे भी 1 3 एंड 5, तो 3 केसेस, तो कितने आ गए, 3 into 3 9 केसेस, 1 के लिए 1 3 5, 3 के लिए 3 1 5, 5 के लिए 5 1 सॉरी अपना 1 3 5,
तो टोटल 9 केसेस, तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/36, दैट इज 1/4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया P ऑफ A इंटू P ऑफ B, क्या आ गया हाफ इंटू हाफ, क्या आ गया 1/4, एंड यस दैट इज इक्वल टू दैट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो यस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, मतलब यहां पे A इवेंट को के होने या ना होने से B इवेंट को फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. राइट, ये नोट करो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द इवेंट्स A and B, given the events A and B such that P of A is half, P of A union B is 3/5, P of B is P. ठीक है, तो P of A हाफ है, P of A union B 3/5 है, P of B जो है वो स्मॉल p है। फाइंड P if first part A and B are mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive, second part if A and B are independent। फर्स्ट पार्ट A and B are mutually exclusive, याद करो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कल लिखवाया था मैंने, इंटरसेक्शन 0। इंटरसेक्शन 0 होता है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 होता है, राइट। तो P की वैल्यू क्या होगी, और अगर इंडिपेंडेंट है तो P की वैल्यू क्या होगी, जल्दी शाबाश। तो अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, सॉरी फाई नहीं होगा, 0 होगा, बिल्कुल A इंटरसेक्शन B फाई होगा, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है दे रखा है 3/5, that would be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, और ये चीज आ जाएगी 0, तो that would be equal to probability of A, that is 1/2 plus probability of B, that is P। तो 3/5 would be equal to 1/2 plus 1/P, sorry P, तो P की वैल्यू आ जाएगी 3/5 minus 1/2, तो that is nothing but 6 minus 5 divided by 10, तो that is 1/10, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/10। हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. Yes. गुड। सेकेंड, A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे 3/5 जो कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दे रखा है, उसको हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंडिपेंडेंट के लिए, राइट। तो ये आ जाएगा 3/5, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हाफ प्लस P माइनस P इंटू हाफ, तो दैट इज हाफ P माइनस P/2, दैट इज P/2, दैट इज 3/5। तो 3/5 माइनस 1/2 दैट इज P/2, तो P/2 की वैल्यू क्या आ गई 1/10, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया P की वैल्यू 1/5, तो सेकंड केस में 1/5 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो